हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम वर्ग सरीसृप अथवा रेप्टिलिया के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। वर्ग सरीसृप में ऐसे चतुष्पाद वर्टिब्रेट्स को रखा गया है जो शुष्क स्थानों पर, यानी कि जहां पानी कम होता है, उन स्थानों पर जीवन यापन करने के लिए अनुकूलित होते हैं, जो असमतापी होते हैं अर्थात पोइक्लोथर्मिक होते हैं, भ्रूण के चारों तरफ भ्रूणीय कलाओं का निर्माण होता है, यानी कि भ्रूणीय कलाओं युक्त चतुष्पाद जंतु हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, जिनमें लार्वा अवस्था का पूर्ण अभाव होता है। अर्थात इनमें जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो क्या है कि एक शुष्क स्थानों पर, यानी कि ड्राई एनवायरनमेंट में जीवन यापन करने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो पहला इनमें कैरेक्टर क्या है कि शुष्क स्थानों पर जीवन यापन के लिए पूर्णतः अनुकूलित जीव हैं। पहले ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जो लैंड पर रहने के लिए पूर्णतः अनुकूलित होते हैं। असमतापी जंतु हैं जिनमें भ्रूणीय कलाओं का निर्माण होता है, और ये चतुष्पाद जंतु या वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें लार्वा अवस्था का पूर्ण अभाव होता है। तो दो मेन बातें हैं इनमें कि एक तो ये शुष्क स्थानों पर जीवन यापन करने के लिए पूर्णतः अनुकूलित हैं, असमतापी जंतु हैं, और इनमें पहली बार भ्रूणीय कलाओं का निर्माण होता है। 4 भ्रूणीय कलाएं, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइज और योक सैक का निर्माण होता है। और ये चतुष्पाद वर्टिब्रेट्स जंतु हैं जिनमें लार्वा अवस्था पूर्णतः अनुपस्थित होती है, अर्थात इनमें विकास, परिवर्धन, डेवलपमेंट सदैव डायरेक्ट होता है, यानी कि प्रत्यक्ष होता है। सरीसृपों का अध्ययन, रेप्टिलिया का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है, और ये जंतु मुख्यतः स्थलीय होते हैं, अर्थात टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थल पर रहने के लिए पूर्णतः अनुकूलित होते हैं, और ये मुख्यतः रेंगने वाले होते हैं, क्रीपिंग होते हैं। रेंगने वाले का मतलब क्या है कि इनमें चलते समय इनकी शरीर का जो बैली होता है, ये वाला पार्ट, ये बैली इनके सरफेस, जिस सरफेस पर ये चल रहे होते हैं उन पर टच करती है, अर्थात इनकी बैली चलते समय सरफेस पर, सतह से टकराती है। ये बिलकारी, यानी कि बिल बनाकर रहने वाले, यानी कि बरोइंग होते हैं। लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, जैसे मगरमच्छ, एलिगेटर, कुछ सर्प, कछुए ऐसे होते हैं जो जल में भी पाए जा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ये स्थलीय ही होते हैं, यानी कि लैंड पर रहते हैं, क्योंकि इनमें जो अनुकूलताएं पाई जाती हैं वो लैंड पर रहने के लिए इनको अनुकूलित करती हैं कि इनके अंदर स्किन ड्राई होती है, एग क्लिडोइक होते हैं, और लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, और अनेक जो इनमें अनुकूलताएं हैं वो उन्हें लैंड पर रहने के लिए अनुकूलित बनाती है। लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो जल में रहते हैं, अर्थात जलीय होते हैं, जैसे मगरमच्छ, एलिगेटर, कुछ सर्प, टर्टल एटसेट्रा। इन जंतुओं की जो सममिति होती है, अर्थात सिमेट्री होती है, वो द्विपार्श्व सममित होते हैं, अर्थात ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, अर्थात इनकी बॉडी को एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से काटने पर 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है। इनकी जो जंतुओं का जो शरीर होता है, इनकी बॉडी होती है, उनमें बेसिकली 4 भाग होते हैं। सर यानी कि हेड, दूसरी ग्रीवा यानी कि नेक, धड़ यानी कि ट्रंक, और पूंछ यानी कि टेल चौथा। 4 भागों में बटी होती है, हेड, नेक, ट्रंक और टेल, सर, ग्रीवा, धड़ और पूंछ। इनकी बॉडी के ऊपर एक बाह्य कंकाल उपस्थित होता है, अर्थात एक्सटर्नल स्केलेटन प्रेजेंट होता है बाहर की तरफ, बॉडी के बाहर, और वो श्रृंगी अधिचर्मीय शल्को यानी कि हॉर्नी स्केल से बना हो सकता है, विशल्को यानी कि शील्ड से बना हो सकता है,
और प्रशल को यानी कि स्क्यूट से बना होता है। जो स्केल्स जब बड़े हो जाते हैं, शील्ड्स और स्क्यूट्स कहलाते हैं। प्लेट्स लाइक स्क्यूट्स होते हैं, जो बड़े शल्क होते हैं, स्केल्स होते हैं, वो शील्ड्स कहलाते हैं। तो इनमें जो बाह्य कंकाल होता है वो हॉर्नी स्केल से, शील्ड से और स्क्यूट से बना हो सकता है। इनकी त्वचा लैंड पर रहने के लिए अनुकूलित होती है और वो ड्राई होती है, शुष्क होती है। किण्वभूत यानी कि कॉर्निफाइड होती है, केराटिन प्रोटीन से डिपोजिशन होता है उसके अंदर, और वो ग्रंथिहीन होती है, अर्थात एग्लैंडुलर होती है, ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं। एग्लैंडुलर होती हैं, ग्रंथिहीन होती है, ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं। तो ये इनको लैंड पर रहने के लिए अनुकूलित बनाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र में इनमें पूर्ण आहार नाल प्रेजेंट होती है, जो बॉडी के पूरे पार्ट्स में प्रेजेंट होती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। और आहार नाल इनमें अवस्कर यानी कि क्लोएका में खुलती है। क्लोएका एक ऐसा अपर्चर होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, उत्सर्जन में यानी कि एक्सक्रीशन में, और अपचित भोजनों को बॉडी से बाहर निकालने में भी काम करता था। तीनों कामों के लिए एक ही अपर्चर होता है, क्लोएकल अपर्चर होता है। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो टीथ होते हैं, दंत होते हैं, दांत होते हैं, वो एक्रोडोंट होते हैं, थीकोडोंट या प्लूरोडोंट होते हैं। एक्रोडोंट जब केवल जो टीथ होते हैं केवल जा बोन से स्लाइटली अटैच होते हैं, हल्के से जुड़े हुए होते हैं। प्लूरोडोंट जब वो लेटरल साइड से जुड़े हुए होते हैं हड्डी से। और थीकोडोंट का मतलब होता है कि जब टीथ जो होते हैं जॉ बोन में एक गड्ढे जिसे सॉकेट और एल्वुलाई कहते हैं या थीका कहते हैं, उसके अंदर फिट होते हैं, तब उसे हम थीकोडोंट कहते हैं। हमारे में थीकोडोंट डेंटेशन होता है और क्रोकोडाइल में भी थीकोडोंट डेंटेशन पाया जाता है। और इनकी जीभ प्रोट्रूसिबल होती है। प्रोट्रूसिबल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी जीभ जो बॉडी से बाहर निकल कर आए, अपना कार्य करके फिर वापस बाहर आ जाए। स्नेक्स में भी प्रोट्रूसिबल होती है। फ्रॉग में प्रोट्रूसिबल जीभ थी। फ्रॉग अपने खाने के लिए उसके अंदर म्यूकस टाइप चिपचिपा सब्सटेंस होता है उसकी जीभ पर, और वो बाहर निकलती है जीभ प्रोट्रूसिबल। इंसेक्ट को पकड़कर, जो इंसेक्ट से टकराती है उससे इंसेक्ट उस पर चिपक जाता है और उसको लेकर वो अपनी बॉडी के अंदर वापस आ जाती है। तो ऐसी जीभ क्या कहलाती है? प्रोट्रूसिबल कहलाती है, जो बॉडी से बाहर निकल जाए और वापस आ जाए। इनमें श्वसन तंत्र में श्वसन जो होता है बेसिकली फेफड़ों द्वारा होता है, अर्थात लंग्स द्वारा होता है। लेकिन जो ऑर्डर किलोनिया है, जैसे टॉर्टॉइज होते हैं, उनमें श्वसन अवस्कर यानी कि क्लोएका द्वारा हो सकता है। इसीलिए इस प्रकार के रेस्पायरेशन को, श्वसन को क्लोएकल श्वसन यानी कि क्लोएकल रेस्पायरेशन कहते हैं, जो इनको सरल बनाता है रहने के लिए पानी में भी। हृदय परिसंचरण तंत्र में इनमें हृदय जो होता है वो अपूर्ण 4 कक्षीय होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें हृदय जो होता है वो 4 कक्षीय तो होता है, लेकिन वो अपूर्ण 4 कक्षीय होता है। अर्थात जो 2 ऑरिकल्स होते हैं, ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स होते हैं, वो तो कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, पूर्णतः विभाजित होते हैं। लेकिन जो नीचे वाला जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो पूर्णतः विभाजित नहीं होते, जिससे शुद्ध और अशुद्ध रक्त की मिक्सिंग होती है और बॉडी में जो ब्लड अब ट्रांसफर होगा वो अपूर्ण रूप से शुद्ध होगा, अर्थात शुद्ध और अशुद्ध जो होता है मिक्स होकर जाता है, इसलिए इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। लेकिन बर्ड्स में और मैमल्स में ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ये जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं, निलय होते हैं, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया, और ये राइट ऑरिकल हो गया। ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे में
लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल का जो संबंध होता है वो शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड से होता है, ऑक्सीकारक ब्लड से होता है, जबकि राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल का संबंध इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त से होता है। तो यहाँ से लेफ्ट ऑरिकल में प्योर ब्लड आता है लंग से, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ पर एक एओर्टा की सहायता से पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है, और यहाँ से एक पल्मोनरी आर्टरीज की सहायता से लंग्स को सप्लाई कर दिया जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, अर्थात शुद्ध रक्त बनाने के लिए यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स तक जाता है, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वापस यहाँ आता है और पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि इनमें इनकम्प्लीटली डिविजिबल होता है तो इसीलिए थोड़ी सी मिक्सिंग होती रहती है प्योर और इम्प्योर ब्लड की, शुद्ध और अशुद्ध रक्त की। लेकिन जो क्रोकोडाइल होते हैं यानी कि जो मगरमच्छ होते हैं और जो एलिगेटर होते हैं और घड़ियाल जो होते हैं, इनमें गेवेलिस बोलते हैं इसको, तो इनमें जो हृदय होता है, हार्ट होता है, वो कंप्लीट यानी कि पूर्ण 4 कक्षीय होता है। हमारी तरह होता है 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, कंप्लीटली पूर्णतः बटा होता है। क्रोकोडाइल में स्पेशल क्रिएचर होते हैं, स्पेशल जंतु होते हैं, इनमें हमारे कई लक्षण पाए जाते हैं। हमारे में मस्कुलर डायफ्राम यहाँ प्रेजेंट होता है तो क्रोकोडाइल में भी पाया जाता है। हम में थीकोडोन डेंटेशन पाया था, इसमें भी पाया जाता है। हार्ट हम में कम्प्लीटली 4 चैम्बर होता है, इसमें भी कम्प्लीटली 4 चैम्बर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स में थोड़े से डेवलप टाइप के एनिमल्स होते हैं जिनमें कई सारे कैरेक्टर्स बर्ड्स और मैमल्स जैसे दिखाई देते हैं, एडवांस कैरेक्टर दिखाई देते हैं, जैसे 4 चैम्बर्ड, कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट का, थीकोडोन डेंटेशन का पाया जाना। इसके बाद अंतः कंकाल जो होता है इनमें यानी कि एंडोस्केलेटन जो होता है वो बोन से मिलकर बना होता है, अर्थात अस्थिल होता है। इनमें आरबीसी अंडाकार होती हैं, अर्थात ओवल होती हैं, और केंद्रक युक्त होती हैं यानी कि न्यूक्लिएटेड होते हैं, अर्थात इनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि मैमल्स की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित है। परिपक्व आरबीसी में मैमल्स में केंद्रक अनुपस्थित होता है। इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में, उसमें केंद्रक भी होता है, कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका जैसे जैसे वो परिपक्व होती है, जैसे जैसे वो मैच्योर होती है, तो आरबीसी में केंद्रक भी और अन्य कोशिकांग भी धीमे धीमे समाप्त होने लगते हैं, धीमे धीमे लुप्त होने लगते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आरबीसी के अंदर हमारा स्ट्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर हमारा श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, अर्थात ऑक्सीजन को लेकर जाता है। तो अगर इसमें केंद्रक और अन्य संरचनाएं उपस्थित होती तो इसमें हीमोग्लोबिन कम आता। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया अगर इसमें उपस्थित होता तो वो वायवीय श्वसन करती है, और वायवीय श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन जो लेकर जा रही है उसका बहुत सारा पार्ट्स माइटोकॉन्ड्रिया खुद यूज़ कर लेते हैं, और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए इनमें अवायवीय श्वसन होता है, अर्थात एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और इसमें अधिक से अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन को भरने के लिए, हीमोग्लोबिन को पैक करने के लिए, हीमोग्लोबिन को व्यवस्थित करने के लिए इनमें केंद्रक और अन्य सभी कोशिकांग अनुपस्थित हो जाते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में तो इनमें सभी उपस्थित होते हैं, लेकिन बाद की अवस्था में परिपक्व होते समय वो सब लुप्त हो जाते, खत्म हो जाते, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन भरा जा सके। लेकिन इनमें जो हीमोग्लोबिन, इनमें जो आरबीसी होती है उनमें केंद्रक प्रेजेंट होता है। इनमें जो करोटी होती है यानी कि स्कल जो होता है वो मोनोकॉन्डाइलिक होता है। मोनो माने 1, कॉन्डाइलिक का मतलब कॉन्डाइलिक वर्ड्स जो है ऑसिपिटल कॉन्डाइल के लिए बना है। तो इनके स्कल को नेक से जोड़ने के लिए, वर्टिब्रल कॉलम से जोड़ने के लिए जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं, जो अस्थिकंद प्रेजेंट होते हैं, वो एक होता है, जबकि एम्फीबिया में 2 थे, रेप्टाइल्स में 1 होता है, बर्ड्स में 1 होता है। तो बर्ड्स में भी मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होगा, करोटी होगी। एम्फीबिया में 2 थी, रेप्टाइल्स में 1, बर्ड्स में 1 और
मैमल्स में फिर पुनः 2 हो जाती हैं। तो हमारा और एम्फीबियंस का जो स्कल होता है वो डाइकोंडाइलिक होता है, लेकिन रेप्टाइल्स का और बर्ड्स का जो स्कल होता है वो मोनोकोंडाइलिक होता है। पसलियां यानी कि जो रिब्स होती हैं वो केवल नेक रीजन में यानी कि ग्रीवा में और धड़ में यानी कि ट्रंक में होती है। उरस्थी यानी कि स्टर्नम जो होता है इसमें उपस्थित होता है एक ट्रू स्टर्नम। उरस्थी इसमें उपस्थित होता है। उत्सर्जन तंत्र में यानी कि उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपनी बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर कोशिकीय उपापचय यानी कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप जो सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट बनते हैं जो उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनको इकट्ठा करके बॉडी से बाहर निकालता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। और जो वेस्ट मटेरियल हम बाहर निकालते हैं हम उन्हें बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ, और इस तंत्र को बोलते हैं हम उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इनके उत्सर्जन तंत्र में जो किडनी होती हैं वो मेटानेफ्रिक होती है, अर्थात इनमें मेटानेफ्रिक वृक्क पाए जाते हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं, और उनमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है। और यूरिक एसिड जो होता है वो बेसिकली जल में अघुलनशील होता है। अमोनिया जल में सबसे ज़्यादा घुलनशील होती है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है। यूरिया जल में मॉडरेटली सॉल्युबल होता है, अर्थात जल में मीडियम घुलनशील होता है, जबकि यूरिक एसिड इनसॉल्युबल यानी कि अघुलनशील या बहुत कम घुलनशील होते हैं, और ये सामान्यतः यूरेट के रूप में, क्रिस्टल्स के रूप में बॉडी से बाहर निकाल जाते हैं। और ये जल संरक्षण की एक विधि है, वाटर कंजर्वेशन का एक मेथड है, क्योंकि ये ड्राई शुष्क स्थानों पर रहते हैं तो इसलिए यहाँ पर पानी की कमी होती है। तो इस पानी की कमी को दूर करने के लिए इनमें उत्सर्जन जो होता है उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो यूरिक एसिड बनता है, अर्थात यूरिक अम्ल बनता है, जिससे वो कम से कम अमाउंट में पानी से बॉडी से बाहर निकालते हैं। क्योंकि यूरिया को बाहर निकालने के लिए पानी में घोल कर निकाला जाता है, इसलिए जो लैंड पर रहने वाले जीव जिनमें यूरिया पाया जाता है उनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। हम में यूरिया प्रेजेंट होता है, लेकिन ये चूंकि ड्राई जगह पर रहते हैं, शुष्क स्थानों पर रहते हैं, इसीलिए इनको इस जगह पर रहने के लिए जो अनुकूलताएं पाई जाती हैं उनमें से एक अनुकूलता है इनके अंदर यूरिक अम्ल का उत्सर्जन के रूप में पाया जाना भी होता है। तो बर्ड्स में और रेप्टिल्स में और इंसेक्ट्स में जो होता है वो उत्सर्जक पदार्थ यूरिक एसिड होता है। जहाँ पर भी यूरिक एसिड होता है वो सामान्यतः किसके लिए होता है, वो जल संरक्षण के लिए होता है, वाटर कंजर्वेशन के लिए होता है, जिससे कम से कम इनकी बॉडी का जो पानी है वो बॉडी से बाहर निकालने में यूज़ हो। यूरिक एसिड के रूप में जो क्रिस्टल्स बनते हैं उनको निकालने के लिए, क्योंकि अगर यूरिया बनता तो यहाँ पर उसमें घोल के बाहर निकालने के लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है और पानी की कमी में रहने वाले जीव होते हैं। ब्रेन इनमें सुविकसित होता है, अर्थात ब्रेन जो होता है वेल डेवलप्ड होता है, मस्तिष्क सुविकसित होता है। और कपालीय तंत्रिकाएं यानी कि क्रैनियल नर्व्स जो होती है 12 जोड़ी होती हैं। लेटरल लाइन सिस्टम यानी कि पार्श्व रेखा तंत्र इनमें अनुपस्थित होता है। फिशेज में प्रेजेंट होता है, पाइसीज में, पिसीज में। और जो एम्फीबियंस थे उनकी किसी न किसी अवस्था में, जैसे फ्रॉग के टैडपोल लार्वा में उपस्थित होता है, लेकिन इनकी किसी भी अवस्था में पार्श्व रेखा तंत्र यानी कि लेटरल लाइन सिस्टम कभी भी उपस्थित नहीं होता। लेटरल लाइन सिस्टम विशेष सेल्स का एक सिस्टम होता है जो बेसिकली डॉर्सल मिडल लाइन में प्रेजेंट होता है, जो 2 प्रकार के यानी कि कंपन यानी कि वाइब्रेशंस को ग्रहण करने के लिए यूज़ होता है, और वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करने में, डिटेक्ट करने में, पहचानने में यूज़ होता है। ये जंतु एक लिंगी होते हैं, अर्थात यूनिसेक्सुअल होते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। और नन में मैथुन अंग यानी कि कॉपुलेटरी ऑर्गन उपस्थित होते हैं। इसी कारण इनमें निषेचन आंतरिक होता है, अर्थात इंटरनल होता है, क्योंकि मेल के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं जिसकी सहायता से मेल अपने मेल गैमेट दैट इज स्पर्म्स को फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर पाता है। परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट इनमें सदैव प्रत्यक्ष होता है। ये इनकी खास बात है कि जिनमें लार्वा अवस्था का पूर्ण अभाव होता है उसे हम रेप्टिलिया में रखते हैं। तो चूंकि इनमें परिवर्धन हमेशा प्रत्यक्ष होता है इसीलिए इनमें कभी भी लार्वा अवस्था नहीं बनती है, डायरेक्ट बच्चों का जन्म होता है एग से। और ये जो जंतु होते हैं वो अंड प्रजक होते हैं, अर्थात ओविपेरस होते हैं।
अर्थात अंडे देने वाले होते हैं, और इनके जायगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो एग के अंदर, लेकिन मादा जंतु के या जंतु की बॉडी के बाहर माध्यम में होता है। और वहाँ पर इनको सुरक्षा देने के लिए, इन एग्स को सुरक्षा देने के लिए इनके ऊपर चर्मिल कवच यानी कि लेदरी शेल प्रेजेंट होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिससे उनको सुरक्षा मिलती है वहाँ पर। और जो जल होता है उसका वो भी वाष्पीकृत नहीं हो पाता है। कुछ जंतु लेकिन जरायुज होते हैं, अर्थात वो बच्चों को जन्म देते हैं। इनके एग पॉलीरेसिथल होते हैं, अर्थात बहुपीतकी होते हैं, अर्थात इनमें योक की मात्रा अधिक होती है। अंडों के ऊपर चर्मिल कवच के कारण जो कैल्शियम कार्बोनेट का लेदरी शेल प्रेजेंट होता है, इनको क्लिडोइक एग्स बोलते हैं। रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में क्लिडोइक एग्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये लैंड पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लैंड पर रहने के लिए इनमें अडेप्टेशंस पाई जाती है, तो इसलिए एग के अंदर भी अडेप्टेशंस पाई जाती है, क्योंकि एम्फीबियंस में एग्स क्लिडोइक नहीं होते, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग नहीं होती, इसलिए वो अपने एग्स को जल के जो नुकसान है, जल की हानि को रोकने के लिए वो जल के आसपास या जलों में अंडे देते हैं। लेकिन ये चूंकि लैंड पर एग देते हैं, इसीलिए वाष्पीकृत होने से वाष्पन को रोकने के लिए इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड कवरिंग होती है, जो इनको सुरक्षा भी देती है, उनके जल का जो नुकसान होता है उसको भी बचाती है। भ्रूणीय कलाएं यानी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या फीटल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो इनमें उपस्थित होती हैं, इसलिए इनको एमनियोटा ग्रुप में रखते हैं। इनसे पहले किसी में भी नहीं प्रेजेंट होती है, इसलिए वो एन एमनियोटा ग्रुप के थे, ये एमनियोटा ग्रुप्स के होते हैं। इनमें छिपकली एग्जाम्पल हैं, सर्प, मगरमच्छ, एलिगेटर, गैवेलिस, कीलोन, कछुए एट्सेट्रा। अब कछुए जो होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। कुछ जो स्थलीय कछुए होते हैं यानी कि जो लैंड पर पाए जाते हैं उनको टॉर्टॉइज कहते हैं। जो टॉर्टॉइज होते हैं, ये टॉर्टॉइज जो है ये लैंड के कछुए होते हैं, लैंड के कछुए होते हैं जो लैंड पर रहते हैं। लेकिन कुछ कछुए ऐसे होते हैं जो स्वच्छ जल में पाए जा सकते हैं, जिन्हें टेरापिन कहते हैं। जबकि कुछ जो कछुए होते हैं वो समुद्री जल में यानी कि लवणीय जल में पाए जाते हैं, उन्हें टर्टल्स कहते हैं। तो जो समुद्री जल में पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? टर्टल। जो स्थल पर पाए जाते हैं वो टॉर्टॉइज, और जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं वो टेरापिन। टेरापिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वच्छ जल में। तो कछुए 3 प्रकार के हो सकते हैं। जो लैंड पर पाए जाते हैं वो क्या कहते हैं? टॉर्टॉइज कहलाते हैं। जो स्वच्छ जल में कहलाते हैं वो स्वच्छ जलीय जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टेरापिन। और जो लवणीय जल में पाए जाते हैं यानी कि मैरीन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टर्टल कहलाते हैं। तो कछुए थोड़ी अंतरों के साथ 3 प्रकार के होते हैं। जल पर जो लैंड पर होते हैं वो टॉर्टॉइज कहलाते हैं, जो लवणीय जल में पाए जाते हैं वो टर्टल्स कहलाते हैं, जबकि जो स्वच्छ जलीय होते हैं लवणीय जल में पाए जाते हैं वो टेरापिन कहलाते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।